हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 11th का जो सिलेबस आया हुआ है ना 2024-25 का न्यू सिलेबस, तो इस वीडियो में मैं आपसे उसी के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको मिड टर्म का और फाइनल टर्म का सिलेबस बताऊंगा। और देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सी बुक ले सकते हैं। आपको 11th क्लास में जो है ना कई नए सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो उसमें अकाउंटेंसी का भी एक सब्जेक्ट है। तो इसमें टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल ये दो बुक होती हैं। आप स्कूल से पता करेंगे कि आपके सीनियर से कि आपके टीचर्स कौन सी बुक को रेफर करते हैं। ज़्यादातर बुक जो है वो टीएस ग्रेवाल ही रेफर की जाती है। एनसीईआरटी भी बच्चे जो है वो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बुक बच्चे इसलिए करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज उन्हें मिल सके। तो देखिए, यूनिट 1 आपका सिलेबस बता रहा हूँ मिड टर्म में पहले कौन सा आएगा। तो पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, यूनिट 1 थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। इसमें आपको ना जब आप बुक ओपन करेंगे, जैसे राइटर की बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको टॉपिक ये देखने हैं, इन टॉपिक पर अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। और आप ये देखना चाहते हैं ना क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो। जैसे मिड टर्म का अकाउंटेंसी का पेपर देखो, आप कैसे देखोगे। आप मिड टर्म अकाउंटेंसी लिखिए, चैनल का नाम लिख दो एएससी स्टार्टर, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे आराम से, या आप प्लेलिस्ट बनी है उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ना यूनिट दे रखी होंगी। अब अलग अलग जो राइटर्स की बुक होती है, एनसीईआरटी होती है, उसमें ना अलग अलग चैप्टर्स बना दी जाते हैं। ये यूनिट के अंदर ही अंदर टॉपिक लिखे होते हैं, तो इसलिए बच्चों को बुक्स जो है ना मैच करने में बहुत मुश्किल आते हैं, वो मैच नहीं कर पाते कि चैप्टर कौन से हैं, क्योंकि 11th अब आप सीनियर बन गए हो ना, तो थोड़ा अलग से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि बिल्कुल सेम सेम यही चैप्टर लिखे हुए आ जाएंगे। इसलिए मैं, क्योंकि पहली बार आया हूँ ना, इसलिए इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यूनिट 1 है, तो इसी के 4 चैप्टर बनाए जा सकते हैं, इसी के एक चैप्टर बनाया जा सकता है, इसी के 2 अलग अलग राइटर्स के द्वारा। बस आपको जो बुक लोगे ना अकाउंटेंसी की, देखने के सारे टॉपिक कवर हो रहे या नहीं हो रहे। इन सारे टॉपिक पर ही क्वेश्चन बनकर आएंगे, ठीक है। तो आप ये देख लो कौन कौन सिलेबस है। तो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें टॉपिक आपको ध्यान रखने में बार बार कह रहा हूँ, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। यही सारे टॉपिक आपको अच्छे से करना है डिटेल में। अकाउंटिंग प्रोसेस यूनिट 2 है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं सारे देख लो। अब देखोगे ना अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग चैप्टर्स में मिलेंगे। कुछ बुक्स में ऐसा होगा कि एक ही चैप्टर के अंदर ये सारे कवर कर दिए जाएंगे, इस तरीके से होगा। तो जनरल प्रॉपर हो गया, उसके बाद आपको लेजर करना है। एक बात यहाँ पर बोली गई है कि जीएसटी के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट और कार्टेज एक्सपेंसेस भी होंगे, लेकिन सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, ज़्यादा टफ नहीं होंगे, ठीक है। लेजर आपको करना है पूरा का पूरा। लेजर में आपको जो जो दे रखा है पोस्टिंग करने के लिए, किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं वो सारा, और बीआरएस करना है आपको। ये मिड टर्म का सारा सिलेबस आपका हो गया। मिड टर्म का सिलेबस जब हो जाएगा तो उसके बाद आपके मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 15 सितंबर के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, मिड टर्म के बाद आपको बाकी बचे हुए चैप्टर्स करने हैं। मैं बचे हुए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनल टर्म में सारा सिलेबस आएगा, मिड टर्म का भी आएगा। तो आप मिड टर्म को हल्के में मत लेना, क्योंकि फाइनल टर्म में यही आपको अच्छा स्कोर दिलवाएगा, क्योंकि फाइनल टर्म की जो वेटेज होती है ना मार्क्स की, वो ज़्यादा होती है। तो डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, रिजर्व, ये आप सारे जो है टॉपिक अच्छे से देख लो। ये अलग अलग चैप्टर की फॉर्म में दिए होंगे, या एक ही चैप्टर के अंदर जो है ये पूरी यूनिट लिख के उसके अंदर दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एक्सक्लूडिंग चेंज ऑफ मेथड। देखो, जब आप डेप्रिसिएशन का मेथड करेंगे ना, चैप्टर करेंगे डेप्रिसिएशन वाला मेथड वाला, तो उसमें एक एसएलएम है, एक डब्ल्यूडीवी है। तो आपके कोर्स में ऐसा नहीं आएगा कि कंपनी ने 2 महीने बाद अपने जो स्ट्रैटेजी चेंज कर ली और एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीवी अपना लिया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये है क्या। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट मेथड है, एक बार जो डेप्रिसिएशन लगाया हर बार सेम चल रहा है। इसमें क्योंकि जो वैल्यू बची है उस पर लग रहा है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है वैल्यू में कमी आना। तो यहाँ पर ये चीज़ बता रखी है। तो मैं आपको बता दूं, ये चेंज वाला नहीं आएगा। बाकी आपको देख लीजिए क्या क्या चीज़ें सारी करनी है, ठीक है। रिजर्व वाला चैप्टर है आपका, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला ट्रायल बैलेंस का है। और पार्ट बी है, ये आपकी एक ही बुक में सारे चैप्टर्स हैं, 2 बुक नहीं होंगी आपकी। तो फाइनल अकाउंटिंग 2 है, इसमें आपको प्रोप्राइटरशिप जो सोल है ना, अकेला जो व्यक्ति व्यापार करता है, उसके रिगार्डिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको तैयार करनी है।
यहाँ तक का आपका सारा सिलेबस है और फिर आपसे स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह बनवाए जाएंगे। 31 जनवरी तक आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर 15 फरवरी के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये बता रखा है कि जो 80 मार्क्स का पेपर रहेगा और 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट रहेगा, तो कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की रहेगी पहले से अगर आपको पता होगा तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पार्ट बी आपका है 24 मार्क्स का, और जो पार्ट ए जिसमें यूनिट डे है ये है आपका, देख लो 44 और 12, तो 56 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपसे सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया और इतना ही था इस वीडियो में। और हिंदी मीडियम में जो है आप चाहे तो करना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अकाउंटेंसी ली है तो इंग्लिश में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।